हेलो, आई एम चंद्रेश पटेल फ्रॉम दिया ऑनलाइन साइंस एकेडमी। आज हम क्लास 12 केमिकल काइनेटिक्स उसमें लेक्चर 11 की बात करेंगे और इस लेक्चर में हमें कोलिजन थियरी के बारे में पढ़ना है। पहले तो ये थियरी किसने डेवलप की उसकी बात करेंगे। तो डेवलप बाय मैक्स ट्राउज एंड विलियम लुइस इन 1960 टू 1980। इसके दौरान ये लोगों ने थियरी डेवलप की। तो थियरी में हमें पढ़ना क्या होगा? तो जनरली पूरे चैप्टर में हमें केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में पढ़ते, तो ये भी केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में ही बता रहा है। अब केमिकल रिएक्शन के रेट की बात करेंगे तो यहाँ पे रिएक्टेंट आएंगे। अब रिएक्टेंट हो गए तो इसमें एक दो चीज कोई भी केमिकल रिएक्शन में कॉमनली होती है। एक तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, between reactant molecules and formation of new bond. फॉर्म प्रोडक्ट। तो ये दोनों जब भी होगा केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो ये दो चीज तो होती है और ये दोनों के लिए एनर्जी चाहिए। और ये बॉन्ड टूट रहे और नए बॉन्ड बन रहे, तो केमिकल रिएक्शन में ये टूटने वाले बॉन्ड और बनने वाले बॉन्ड और जितना भी हम लिख रहे उसको रिएक्शन मैकेनिज्म बोलेंगे। तो एनर्जी के बारे में भी यहाँ पे सोचना पड़ेगा, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो ये थियरी डील कर रही है किसके साथ? तो डील्स विथ एनर्जेटिक्स एंड मैकेनिस्टिक मैटर ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसी के बारे में ये थियरी बता रही है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो इसमें एनर्जी के क्या चेंज आ रहे हैं और उसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में हमें ये थियरी में सोचना होगा। दूसरी बात, जब एनर्जी की बात आ रही है तो जनरल हम काइनेटिक एनर्जी का ही डिस्कशन करते, तो ये थियरी भी उसी के बेसिस पे डेवलप हो रही है। तो this principle is based on kinetic energy of gases। गैसेस के काइनेटिक एनर्जी पर ही ये प्रिंसिपल डिपेंड है। देखो रिएक्टेंट्स की बात आ रही और इसमें का बॉन्ड टूट रहा है और नया बॉन्ड बन रहा है, तो एक तो रिएक्शन कब होगा वो बात आएगी। रिएक्शन कब होगा? तो पहले तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी assume that reactants are hard molecules, sorry, hard spheres। ये थियरी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर एज्यूम्ड टू हार्ड स्फीयर। यहां पे क्या आएगा? रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स assumed to hard spheres।
अब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, उसके बीच में रिएक्शन कब होगा? तो जब भी वो दोनों जितने भी रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन अकर्स ओनली व्हेन दिस मॉलिक्यूल्स reaction occurs only when these molecules colloid each other। कोई भी रिएक्शन कोलिजन के अलावा पॉसिबल नहीं है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन नहीं होगा तो एक केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, होगा ही नहीं। जैसे मैंने H2 ले लिया और Cl2 ले लिया तो ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन होगा तभी HCl बनेगा, अदरवाइज HCl नहीं बनेगा। तो ये रिएक्शन हो रहा है तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन इफेक्ट कर रहा है? जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका रेट ऑफ रिएक्शन हमें डिसाइड करना है, तो उसके कुछ फैक्टर को हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। तो अगर फैक्टर्स अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन, जो जो फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट कर रहे उसके बारे में हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। और उसमें एक है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, विच इज डिनोटेड बाय Z, और दूसरा है एक्टिवेशन एनर्जी, विच इज डिनोटेड बाय EA। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? तो अभी मैंने H2 प्लस Cl2 ले लिया, HCl बना, तो जो जो के बीच में कोलिजन मतलब टक्कर हो रही है वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जो टक्कर नहीं होती जिसके बीच में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इन रिएक्शन मिक्सचर आर कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसी को ही कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते। एक्टिवेशन एनर्जी आप जानते हो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कोलिजन विच इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। जो मिनिमम एनर्जी कोलिजन के लिए चाहिए उसी को हम क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। तब रेट ऑफ रिएक्शन पे ये दो फैक्टर अफेक्ट कर रहे, तो हमें एक तो केमिकल रिएक्शन लेना पड़ेगा और इस दो फैक्टर के बारे में सोच के रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमें लिखना पड़ेगा। तो यहां पे हम बायमोलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन लेते हैं। बायमोलिक्यूल मतलब दो ही टाइप के मॉलिक्यूल्स रहेंगे और सिंपल रिएक्शन रहेगा एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसके बारे में आगे हम पढ़ चुके, कॉम्प्लेक्स एंड एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यहां पे हम लेंगे A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। अब इसका जो रेट है ये दो फैक्टर को कंसीडर करके लिखेगा ये थियोरी के हिसाब से, तो रेट इज इक्वल टू ZAB इंटू E⁻⁻ अपॉन RT। तो केमिकल रिएक्शन का रेट आपको ये थियोरी के हिसाब से मिलेगा, ZAB इंटू E⁻⁻ अपॉन RT। यहां पे ZAB इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन A
एंड बी मॉलिक्यूल्स, इसी को हम क्या बोलेंगे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अब ये ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी, तो ये क्या, ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ with energies equal or greater than एक्टिवेशन एनर्जी। जो हमने आगे बोल्ट्जमैन ग्राफ में पढ़ा कि भाई एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी उससे मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो इतनी एनर्जी होगी तभी कोलिजन होगा। और कोलिजन होगा तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन हम कंसीडर करेंगे तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। देखो अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करने के लिए ये दो फैक्टर को कंसीडर कर लिए केमिकल रिएक्शन के लिए। कौन सा रिएक्शन है, सिंपल मतलब बायोमोलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। अब ये रिएक्शन का रेट एक्यूरेटली हमें डिसाइड करना है तो मॉलिक एटॉमिक स्पीसीज के लिए हम डिसाइड कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन का रेट जिसमें एटम इन्वॉल्व हो खाली, तो इसका एक्यूरेट रेट ऑफ रिएक्शन हम डिसाइड कर सकते। दूसरा है सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए भी हम रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड कर सकते। बट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, आप जानते हो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हो तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड करने में डेविएशन आता है, मतलब प्रॉपर रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड नहीं होता। किसके लिए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए। इसका रेट ऑफ रिएक्शन प्रॉपरली डिसाइड नहीं होता, ये दोनों का होता है, इसका नहीं होता। इसका रीजन क्या है, तो यहां पे ये जेड ए बी जिसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन बोलते हैं, तो जितना भी कोलिजन होता है वो सब कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं। जितना भी कोलिजन होता है वो सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए हमें कोलिजन होने के बाद प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता तो वो कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे मैंने अभी फिर से ऐसे लिख दिया, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी। तो नंबर ऑफ कोलिजन, अगर इसमें मैं देव पार्ट कर दूं, सपोज बहुत सारा कोलिजन हो गया, हम जानते कितने नंबर है, तो इसमें एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है उतने कोलिजन, फिर प्रॉपर नहीं होता है इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, वो भी हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो रिएक्शन इसके हिसाब से होगा, इसके हिसाब से नहीं होगा, तो हमें ये रेट ऑफ रिएक्शन में एक फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। और ये जो प्रॉपर ओरिएंटेशन है और सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो ही बॉन्ड को तोड़ सकते, ब्रेक कर सकते और न्यू बॉन्ड बना सकते। देखो अब जितने भी कोलिजन है उसमें एक तो क्या होना चाहिए कि भाई कोलिजन होने के लिए तो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल के बीच में कोलिजन होगा और कोलिजन होने के बाद प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा और प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले मॉलिक्यूल्स ही बॉन्ड को तोड़ेंगे रिएक्टेंट के और नए बॉन्ड बनाएंगे और प्रोडक्ट बनेंगे विच इज नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। ऐसे ही कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। और इसी को ही हमें ध्यान में लेना होगा। और वही प्रोडक्ट बनाएगी। तो ये जो है रेट इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी। इसमें एक नया फैक्टर ऐड करना पड़ेगा और वो फैक्टर है रेट
इज इक्वल टू पी इंटू जेड ए बी इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहाँ पे इसको हमने कंसीडर कर लिया, प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले इफेक्टिव कोलिजन वाले इसको ध्यान में लिया नहीं, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। तो P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी फैक्टर, अथवा तो इसको स्टीयरिक फैक्टर बोलेंगे। और इस इक्वेशन से हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। तो खाली कोलिजन ही जरूरी नहीं है, इसमें दो फैक्टर आएंगे, तो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन का क्राइटेरिया डिसाइड हो सकता है और हमें प्रोडक्ट कितने टाइम में मिलेगी वो हम डिसाइड कर सकते। अब इसके लिए एग्जांपल है प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए। सपोज हमने ये ले लिया बी आर एच 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 मतलब ब्रोमोमिथेन, उसका ओ एच माइनस के साथ रिएक्ट करवाओ तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये ओ एच माइनस इस साइड से अटैक करे कार्बन पे, नेगेटिव पार्शियली होता है पार्शियली पॉजिटिव होता है, तो ओ एच माइनस, ये ओ एच माइनस यहां से कैसे भी जाए ये कार्बन के साथ, तो ये कार्बन के साथ ओ एच माइनस अटैच हो के ऐसा इंटरमीडिएट बना सकता है एच एच एच, ए फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ये ओ एच वाला बन रहा है और ये सीएल वाला ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, और इसके बाद ये प्रॉपर है, तो इसके बाद हमें प्रोडक्ट ऐसे मिलेगी एच 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 और ओ एच। और सपोज ये ओ एच को यहां से अंदर एंटर होना है, बी आर के साथी से उसको जाना है, जैसे ये है, ये बी आर तो है और ये ओ एच माइनस, उसको यहां से अटैक करना है, कहीं से भी यहां से जाना है यहां से जाना है। तो ये बी आर के ऊपर भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कंडीशन में प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं, प्रोडक्ट मिलेगी नहीं। तो ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमें इसको ध्यान में लेना नहीं है, इसी को ध्यान में लेना है। इसीलिए हमने ये इक्वेशन में प्रोबेबिलिटी फैक्टर अथवा तो स्टीयरिक फैक्टर डाल दिए, तभी जाके हमें प्रोडक्ट मिलेगी और रेट ऑफ रिएक्शन एक्यूरेट मिलेगा। तो वही जो थियरी अभी आपके मैंने एक्सप्लेन की, उसी के पॉइंट जो आपको थियरी लिखनी होगी अगर एग्जाम में, तो पॉइंट टू पॉइंट आप के सामने स्क्रीन पर आएंगे, वो पॉइंट आपको लिखने होंगे।
तो ये थियरी के मेन पॉइंट्स चार है। तो यहाँ पे पहला तो देयर मस्ट बी सर्टेन मिनिमम एनर्जी फॉर रिएक्टेंट एक्सपीरियंसिंग कोलिजन। कोलिजन होने के लिए एक तो मिनिमम एनर्जी चाहिए, अदरवाइज कोलिजन पॉसिबल नहीं। दूसरा, द कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट्स आर एसेंशियल। एनर्जी हो पर कोलिजन ना हो तो भी रिएक्शन नहीं होगा, कोलिजन होना भी जरूरी है। और कोलिजन होने के बाद प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना जरूरी है। प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो भी प्रोडक्ट नहीं बनेगी।